अस्सलाम वालेकुम। तो आईबीए जेएसटी के केमिस्ट्री के सिलेबस में हमने प्रीवियस वीडियो में आईबीए के केमिस्ट्री पोर्शन में से सवाल आए थे, वो डिस्कस किए थे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है मास नंबर। मास नंबर किसको कहते हैं? तो मास नंबर का दूसरा सिंपल हम इसको कहते हैं कि एटॉमिक मास भी होता है। एटॉमिक मास को हम मास नंबर भी कहते हैं। एक होता है एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक मास में फर्क है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एटॉमिक मास का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये डेफिनेशन है मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर आपके पास है डी ऑप्शन है। क्वेश्चन 2 है, दूसरा सवाल है आइसोटोप्स डिफर इन। आइसोटोप डिफर कैसे होते हैं? ड्यू टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन सी आपके पास है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन वाज डिस्कवर बाय, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? तो प्रोटॉन जो डिस्कवर किया था वो गोल्डस्टीन ने किया था। जे थॉमसन ने क्या किया था? इसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। और चेडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। नील बोर ने एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया था। तो ये चारों की मैंने जो डिस्कवरी थी वो भी मैंने आपको बता दी। मतलब एक सवाल आपका नहीं हो रहा, यहाँ पर चार चार पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ मैं। विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन? कौन सा बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग से बनता है? तो आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग से बनता है। और कोवेलेंट मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ही एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, इस तरीके से ना। तो क्वेश्चन 5 है, व्हिच टाइप इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, व्हिच टाइप इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग सेकेंडरी फोर्सेस? अब ये फोर्सेस मैंने आपको बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी फोर्सेस होती है, तो सेकेंडरी फोर्सेस में पूछ रहा है। तो सेकेंडरी फोर्सेस आपके पास डायपोल डायपोल है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, एलडीएफ है। आयोनिक तो आपके पास प्राइमरी हो गई, ये तो ऑप्शन निकाल दो। अब मैंने आपको बताया था जो हाइड्रोजन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है अमंग सेकेंडरी फोर्स। अगर यही सवाल मैं चेंज कर दूं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग को वीक कर दूं, तो वो ट्राइब इज द वीकेस्ट अमंग सेकेंडरी फोर्सेस, तो उसका होगा एलडीएफ, याद रखना। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, अगर मिसाल के तौर पर पूछा जाए कि सेकेंडरी फोर्सेस में सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सी होती है, तो एलडीएफ। और वैसे भी सबसे वीकेस्ट फोर्स होती भी एलडीएफ है, जिसको हम कहते हैं लंदन डिस्पेशन फोर्स। तो क्वेश्चन 6 है, द टाइप ऑफ बॉन्ड इन एचसीएल। एचसीएल में कौन सा बॉन्ड होता है? वो कोवलेंट होता है। और NaCl का अगर मैं आपसे पूछूं तो NaCl में कौन सा होता है? और अगर NaCl का मैं पूछूं तो NaCl में आपके पास आयोनिक होता है, जो कि पास पेपर में आया हुआ है। Which type of bond is formed by the one sided sharing of electron? वो कौन सा बॉन्ड है जो वन साइडेड ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ही एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो वो होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और प्रीवियस पास पेपर में ये सवाल, इसकी एग्जांपल आई थी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की, हमने डिस्कस की हुई है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑल थ्री टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड? इनमें से कौन सा आइटम है जो सारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं? अब कोवेलेंट बॉन्ड की मैंने आपको बताया थी, कोवेलेंट बॉन्ड के तीन टाइप्स हैं। एक है सिंगल, दूसरा है डबल, तीसरा है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसकी ना तीन टाइप्स हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन एक ऐसा एटम या एलिमेंट है आल टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। मैंने आपको ये पूरा डिटेल में बताया था, स्ट्रक्चर भी ड्रा किए थे कि इसके जो इथेन में ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, इथीन में डबल बॉन्ड बनाता है, और इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इस तरीके से कार्बन एक ऐसा एटम या एलिमेंट है वो ऑल थ्री टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्योर सब्सटेंस कौन सा होता है? तो वो होता है NaCl। अब साल्ट सॉल्यूशन क्यों नहीं होता? क्योंकि साल्ट और सॉल्यूशन, मतलब साल्ट प्लस वाटर, जब हम साल्ट प्लस सॉल्यूशन, मतलब साल्ट को जब पानी में डिसोल्व करते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये साल्ट प्लस वाटर यहाँ पर हो गया। एयर भी आपको पता है ना, डिफरेंट गैसेस की मिक्सचर होती है, तो एयर भी आपके पास नहीं है, सॉल्यूशन साल्ट सॉल्यूशन भी नहीं है। और मिल्क आपको पता है, ये जो है ना मिल्क, ये डिफरेंट चीज़ों से कोलाइडेड सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं। तो मिल्क याद रखना, ये सवाल आ सकता है, कोलाइडेड सॉल्यूशन की एक एग्जांपल होती है। तो सीजीन वगैरह इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है। तो NaCl जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है, तो इसका जवाब सी होगा। ब्रॉस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर या नन ऑफ दीज। अब जो ब्रॉस होता है ना यहाँ पर, वो होता है मिक्सचर। अब कैसे? ब्रॉस जो होता है ना वो अल्लाह होता है, वो मिक्सचर होता है। अब मिक्सचर किस किस का होता है? कॉपर प्लस जिंक। ये भी आपकी पॉइंट हो गई कि ब्रॉस इज अ मिक्सचर, वो कॉपर और जिंक का बना हुआ होता है अल्लाह। मिसाल के तौर पर कोटिंग करते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। मिक्सचर ऑफ मेटल इसकी डेफिनेशन होती है, मिक्सचर ऑफ मेटल से जंग लगने से बचाती है यहाँ पर, कोरोजन से।
क्वेश्चन नंबर 11 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड, इसमें से कौन सा कंपाउंड है। तो साल्ट आपके पास सिंपली कंपाउंड होता है, एयर नहीं होती क्योंकि डिफरेंट गैसेस मिक्स होती हैं। और ये हाइड्रोजन जो है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन वो भी कंपाउंड नहीं है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन प्योर एटम एलिमेंट से बना हुआ होता है। एलिमेंट इन द सेम ग्रुप ऑफ प्रेडिक्टेबल है। अब एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप ऑफ प्रेडिक्टेबल मतलब एक ही ग्रुप है, मिसाल के तौर पर 1 है तो 1 ए ग्रुप है, 2 है तो 2 ए ग्रुप है। अब वो सेम ग्रुप की बात कर रहा है। इन द प्रेडिक्टेबल है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर 1 है मिसाल के तौर पर हम नीचे आ जाए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेडियम, इस तरीके से आप एक ही ग्रुप में आए तो क्या उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होगा। जाहिर सी बात है, जब ग्रुप में आप देखेंगे ना तो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होगा। 1 ए ग्रुप तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसका जवाब बी होगा। द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द प्रेडिक्टेबल आर, अब मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल इस तरीके से जो रोज थी, एक थी वर्टिकल एक थी हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल रोज के बारे में पूछ रहा है, द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द प्रेडिक्टेबल आर कॉल्ड, तो हम उसको पीरियड्स कहते हैं। ग्रुप वर्टिकल होता है, तो आपको पता है ना ब्लॉक जो होते हैं वो 4 होते हैं, एस पी डी एफ, ये भी याद रखना। 7 ए ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड, अब 7 ए ग्रुप को हम क्या कहते हैं, तो 7 ए के ग्रुप को हम कहते हैं हेलोजन, और हेलोजन का दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया था कि 7 ए ग्रुप का एक तो हेलोजन नाम हो गया, दूसरा साल्ट प्रोड्यूसिंग फैमिली, इसके जितने भी एटम होते हैं वो साल्ट बनाते हैं। अल्कली मेटल वो 1 ए ग्रुप को कहते हैं, अल्कलाइन 2 ए ग्रुप को कहते हैं, और 0 ग्रुप 8 ए ग्रुप को कहते हैं, जिसको हम नोबल फैमिली भी कहते हैं, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो वो 8 ए ग्रुप होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या है, अब सब्लिमेशन जब आपका सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो विथआउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। वैसे जैसे आप सॉलिड को हीट देंगे तो पहले तो लिक्विड में होगा, फिर उसके बाद गैस में, मगर सब्लिमेशन सब्लाइम ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो यहाँ सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप कहेंगे सर गैस में डायरेक्ट क्यों होता है, लिक्विड में क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें जो सेकेंडरी फोर्सेस होती हैं वो बहुत वीक होती हैं, तो इस वजह से वो सेकेंडरी फोर्सेस ना बड़ी जल्दी टूट जाती हैं, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है विथआउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। और यहाँ पर अगर ऑप्शन है कि सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो आपको पता है जब सॉलिड लिक्विड में हो गया हम उसको कहते हैं फ्यूजन। क्या कहते हैं, फ्यूजन, या फ्यूजन कहेंगे या इसको हम कहते हैं मेल्टिंग। अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो तो ये होता है आपके पास एवापोरेशन। अगर गैस लिक्विड में हो तो हम उसको कहते हैं कंडेंसेशन, गैस लिक्विड में हो तो हम उसको कहते हैं कंडेंसेशन। तो यहाँ पर ये आपके पास 4 एमसीक्यू एक ही एमसीक्यू में हो गए। तो इस तरीके से ये चीजें आप याद करें, डेफिनेशन वगैरह कॉन्सेप्ट है। तो मैंने ये पेपर बनाया बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बनाया हुआ है ताकि आपका अच्छे से इसकी तैयारी हो जाए। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नीदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। वो कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें ना तो डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम। इजीएस्ट है कि वो कौन सी स्टेट है, गैस है जिसका ना डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उसको हम कहते हैं गैस है। द प्रोसेस ऑफ लिक्विड, अब ये पूछ रहा है द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में, तो हम उसको क्या कहेंगे। अब देखो जब लिक्विड सॉलिड में होगा, जब आप पानी को फ्रिज में रखेंगे तो सॉलिड बन जाएगी, तो हम उसको क्या कहते हैं, फ्रीज। तो सिंपल यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है फ्रीजिंग। अब एवापोरेशन क्या होता है, एवापोरेशन जो है ना उसमें अभी भी मैंने आपको बताया था कि जो लिक्विड है, लिक्विड डायरेक्टली या लिक्विड वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कंडेंसेशन में मैंने अभी आपको बताया था, कंडेंसेशन में क्या होता है, जो गैस है ना वो लिक्विड में जमा हो जाता है। और सब्लिमेशन में अभी मैंने आपको बताया था जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा विथआउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, और ये इसका जवाब आपके पास क्या है, फ्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमोफस सॉलिड। अब एमोफस सॉलिड, सॉलिड के 2 टाइप्स हैं, एक आपके पास है एमोफस सॉलिड, दूसरा आपके पास होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सब्सटेंस जिसकी पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप हो, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो, पर्टिकुलर शेप हो, हम उसको कहते हैं क्रिस्टलाइन। अब जिसकी कोई शेप ना हो, पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस ना हो, हम उसको कहते हैं एमोफस सॉलिड। तो यहाँ पर शुगर क्रिस्टलाइन है, डायमंड आपके पास क्रिस्टलाइन है, आइस भी क्रिस्टलाइन है। गिलास जो है ना इसके मॉलिक्यूल वो एमोफस सॉलिड है।
तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स में नहीं होती। तो ऑप्शन 18 का आपके पास सी जवाब है। मेजरमेंट ऑफ द डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, ये सुबह ही मैंने वीडियो अपलोड की है थर्मोडायनामिक्स टर्म्स, जो मैंने आपको इनोट्रॉपी समझाया था। तो इनोट्रॉपी इसका होता है मेजरमेंट ऑफ द डिसऑर्डरनेस और रेंडरनेस ऑफ द सिस्टम ऑफ द मॉलिक्यूल, उसको हम इनोट्रॉपी कहते हैं। और इनोट्रॉपी को मैंने आपको बताया ऐसे शो करते हैं। IBA JST 2022 में ये सवाल आया हुआ है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का एग्जांपल कौन सा है? तो कंबस्शन ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल को आप जलाओ, उसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस में हीट निकलती है। तो एक्सो का मतलब होता है आउट, थर्मो मतलब हीट। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी बाहर निकले हम उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। तो कंबस्शन ऑफ पेट्रोल जो है वो एक्सोथर्मिक है। बाकी मेल्टिंग ऑफ आइस, एवापोरेशन ऑफ वाटर, फोटोसिंथेसिस, ये तीनों आपके पास से किसकी एग्जांपल हो गई? एंडो की। तो ये भी याद रखें, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड एवापोरेशन ऑफ वाटर, फोटोसिंथेसिस, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है। तो द यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इन थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री में पूछ रहा है कि हीट एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या है? तो सिंपल आपको भी पता है कि इसका जूल ही होता है। क्वेश्चन 22, इफ डेल्टा H इज नेगेटिव, डेल्टा H इज नेगेटिव फॉर रिएक्शन, द रिएक्शन वो कौन सा होगा? मैंने आपको बताया ना कि एक्सोथर्मिक, दूसरा आपके पास होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब सिस्टम में एनर्जी इन हो रही है, अंदर आ रही है, तो हम उसको डेल्टा H पॉजिटिव कहते हैं। जब बाहर निकलती है तो एक्सोथर्मिक होता है। तो मैंने आपको बताया था वो नेगेटिव होती है, डेल्टा H नेगेटिव। तो एक्सोथर्मिक में डेल्टा H नेगेटिव होती है, तो आपके पास एक्सोथर्मिक हो गया। एंडो में आपके पास डेल्टा H क्या होगा? पॉजिटिव, इसमें डेल्टा H नेगेटिव होगा। अब क्वेश्चन 23 है, व्हिच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज क्लोजेस्ट टू अर्थ, वो कौन सी लेयर एटमॉस्फेयर की है जो क्लोज है, बिल्कुल क्लोज है अर्थ से। तो अब आपको पहली बात तो ये एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं वो आपको लाजमी नो होना चाहिए, क्योंकि ये भी चैप्टर आपके पास है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का है। तो पहले इसकी ना 5 लेयर होती हैं। एक होती है ट्रोपोस्फेयर, दूसरी आपके पास होती है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी लेयर आपके पास होती है मीजोस्फेयर, चौथी लेयर आपके पास होती है थर्मोस्फेयर, और पांचवी लेयर आपके पास है एक्सोस्फेयर। तो ये 5 लेयर आपके पास हो गई। अब इनके ना किलोमीटर्स भी आपको याद करने पड़ेंगे। अब इनकी रेंज क्या है किलोमीटर, मतलब जो ट्रोपोस्फेयर है ना वो 8 से 15 किलोमीटर की रेंज में होती है। अब देखो ये एंड वाला, इसको इस तरीके से याद करो, 15 से लेके अगर 50 किलोमीटर तक है तो वो कौन सी लेयर है? स्ट्रेटोस्फेयर। और मीजो यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर आप 50 रख लो। 50 से 85 किलोमीटर तक अगर है तो वो कौन सी है? मीजो। अब थर्मो 85 यहाँ पर है, अब पहले 85 से स्टार्ट होगी, 85 से लेके 600 तक, तो वो कौन सी है? थर्मो। एक्सोस्फेयर अगर 600 से ज्यादा है तो आपके पास ये एक्सोस्फेयर है। इस तरीके से आपको ये लेयर्स के नाम भी याद होने चाहिए। पूछ सकता है एग्जामिनर के फर्स्ट लेयर कौन सी है, सेकंड लेयर कौन सी है, थर्ड, फोर्थ या हाईएस्ट लेवल पे कौन सी लेयर होती है। इस तरीके से लेयर्स के नाम आपको याद आने चाहिए और ये किलोमीटर भी आपको रेंज इनकी मालूम होनी चाहिए। तो अब ये देखो पहली लेयर कौन सी है? विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर क्लोजेस्ट टू अर्थ है, कौन सी लेयर है जो अर्थ से बिल्कुल करीब है? तो सिंपल पहला हमने पढ़ा है ना ट्रोपो, तो इसका जवाब भी आपके पास ट्रोपो होगा। द रिएक्शन बिटवीन सल्फर ट्राइऑक्साइड इन वाटर, तो याद रखना सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस जब इसका वाटर का आप रिएक्शन करेंगे तो H2SO4 मिलेगा। तो सिंपल है ये H2SO4। अब क्वेश्चन 25 है, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। 36 ग्राम जो ये है इसको हम कहते हैं गिवन मास। क्या कहते हैं? गिवन मास। अब मोल्स निकालें, मोल्स का फार्मूला बिल्कुल सिंपल है। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन मास अपॉन में मोलर मास है। तो गिवन मास आपके पास कितना है? गिवन मास है 36 डिवाइड बाय 18, तो 36 डिवाइड बाय 18, तो जवाब आया 2। तो मोल्स आपके पास कितने हो गए? 2। तो ऑप्शन आपके पास बी है। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें पता है कि एक मोल में कितने होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23। अब ये पूछ रहा है कि 0.5 मोल, अब 1 का आप आधा कर दो मोल तो मॉलिक्यूल भी क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। तो 6.02 का आधा क्या होगा? 3.01 इंटू 10⁻23।
तो इसका जवाब क्या हो जाएगा 3.01। ये आपके पास जवाब रहा 26 का एक। अब क्वेश्चन नंबर 27 है हाउ मेनी मोल्स, यहाँ पर भी मोल्स ही पूछ रहा है। मोल्स कितने होते हैं इन 250 ml ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखो पहले तो आप डेटा बनाओ, मगर एमसीक्यूज करने के लिए पेपर में आपके पास इतना टाइम तो नहीं होता, आप डायरेक्ट कर लेना। अब देखो यहाँ पर मोल्स पूछ रहा है, वॉल्यूम आपके पास देखो 250 है। मैंने आपको कहा था कि स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये 250 ml है, जब वॉल्यूम स्टैंडर्ड कंडीशन में ना हो, मतलब ml में हो या सेंटीमीटर क्यूब में हो, तो आप उसको लीटर या डीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। 250 डिवाइड बाय 1000, तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा 0.25 लीटर। तो वॉल्यूम आपके पास क्या है 0.25 लीटर। मोलरिटी आपके पास क्या है 2 मोल। अब देखो मोल्स पूछ रहा है, पहले फार्मूला लिखो, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर। ये पूछ रहा है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन बना दो। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। तो मोल पूछ रहा है, मोलरिटी आपके पास है 2, वॉल्यूम आपके पास है 0.25। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 0.5 मोल। तो 0.5 मोल देखो जवाब है इसमें, ये रहा आपके पास 0.5 मोल। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब ये है कि द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीजेज। अब ये कह रहा है पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीजेज। आपको पता है ना पीएच क्या एसिडिटी या बेसिसिटी का एक पैरामीटर होता है, बताता है। तो मिसाल के तौर पर पीएच का जो स्केल होता है वो होता है 0 से लेके 14 तक, और 7 एक न्यूट्रल है। 0 से लेके 7 तक आपके पास वो एसिड, 7 से लेके 14 तक वो आपके पास है बेस है। ये कह रहा है पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीज, जब इंक्रीज होगी तो क्या हम ऐड करेंगे, एसिड ऐड करें। एसिड ऐड करने से क्या होगी, देखो 0 से 7 तो पीएच कम हो जाएगी। बेस ऐड करें, बेस ऐड करेंगे तो पीएच आपकी 14 के करीब आएगी, तो मतलब बढ़ जाएगी। ये पूछ रहा है बढ़ेगी, पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीज। जब आप किसी भी सॉल्यूशन में बेस ऐड करेंगे तो पीएच बढ़ जाएगी, और अगर किसी भी सॉल्यूशन में आप एसिड ऐड करेंगे तो पीएच कम होगी। तो याद रखें इसका जवाब क्या है 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड की कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है। तो पहला तो इसका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बैटरी वगैरह में हम एसिड इस्तेमाल करते हैं ना, तो इस तरीके से आपके पास ये भी सही है, ये भी सही है। टेस्ट बिटर या बेस की प्रॉपर्टी है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, बेस की। तो ऑप्शन आपके पास है बी एंड सी अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आरएनएस बेस है। बेस के बारे में पूछ रहा है, आरएनएस बेस है। तो HCl एसिड है, ये भी एसिड है। यहाँ पर देखो NOH बेस होता है जो OH को डोनेट करें, तो आपके पास NaOH है जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है द ब्रोंजस्लोरी एसिड। ब्रोंजस्लोरी एसिड कौन सा होता है जो प्रोटॉन को डोनेट करे। तो पहला ऑप्शन है प्रोटॉन को डोनर, तो इसका यही जवाब है प्रोटॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बस ये डेफिनेशन अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आप ये भी सवाल कर सकते हैं, मगर कोशिश करा करें कि सारे ऑप्शन से पढ़ा करें। हो सकता है ना यहाँ पर कोई और प्रॉपर्टी पूछ ले, फिर इस वजह से पूरे ऑप्शन आपको पढ़ने चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड्स रेड लिटमस ब्लू। अब देखो ये भी थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है ना। अब ये खुद ही कह रहा है कि रेड लिटमस पेपर, याद रखना लिटमस पेपर के कलर होते हैं, रेड भी हो सकता है ब्लू। हम तो वैसे ही पर्पल ही अमूमन पढ़ा हुआ होता है, मगर जो लिटमस पेपर ना उसके कलर होते हैं, रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, पर्पल। अगर रेड ब्लू में कन्वर्ट हो, आपको एंड पॉइंट ये देखनी है सॉल्यूशन की ना, तो अगर ब्लू में कन्वर्ट हो तो मतलब वो बेस है, अगर रेड में कन्वर्ट हो एसिड है। इस तरीके से रेड अगर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो वो आपके पास बेस है, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपके पास जो लिटमस पेपर है ना वो ब्लू है, अगर वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है मिसाल के तौर पर सॉल्यूशन में डालने के बाद, तो देखो रेड में, तो आपको पता है रेड में जो कौन सा सॉल्यूशन वो शो करेगा, अगर एसिडिक होगा ना इस तरीके से। तो 32 का जवाब आपके पास क्या है, यहाँ पर बेस है। क्वेश्चन नंबर 33 है फॉर द रिएक्शन, ये आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। इफ प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पर देखो नाइट्रोजन का 1 मोल है, यहाँ पर 3, टोटल यहाँ पर 4 मोल है, यहाँ पर कितने 2। तो जहां पर ये मोल कम होंगे ना, रिएक्शन वहां पर जाएगा। तो देखो यहाँ पर कम है तो रिएक्शन इसमें जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इस डायरेक्शन को हम कहते हैं मिसाल के तौर पर ये लेफ्ट है, ये आपके पास है राइट।
तो लेफ्ट टू राइट जाएगा। अब ऑप्शन में ढूंढो, इक्विलिब्रियम शिफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट जाएगा नहीं क्योंकि आगे जाएगा। इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू राइट, राइट जाएगा, हाँ बिल्कुल। तो ये आपके पास बी है। नो इफेक्ट, नहीं इफेक्ट होगा क्योंकि आपके पास ना मोल्स की अगर मिकदार बराबर होगी ना तो फिर आप कह सकते हैं प्रेशर का कोई इम्पैक्ट नहीं है, मगर मोल्स की मिकदार बराबर नहीं है। रिएक्शन स्टॉप नहीं, ये तो डायनामिक इक्विलिब्रियम है तो रिएक्शन स्टॉप तो नहीं होगा। इस तरीके से आपका 33 का जवाब बी है। अब 34 क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर का टॉपिक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो वही है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, तो मेल्टिंग ऑफ आइस, वाटर बॉइलिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन, सिंपल आपके पास वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 33 किया था वही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये पूछ रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा होगा, तो हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब दो एटम आपस में कंबाइन होंगे, एक ही मॉलिक्यूल बनाए मिसाल के तौर पर, तो इस तरीके से ना। तो देखो ये दो हैं, एक ही बना रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल हो गई। क्वेश्चन नंबर 36 है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल आपके पास कॉम्बिनेशन जो होता है उसका अपोजिट होता है। कंबाइंड डिकम्पोज होना मतलब टूट जाना, ब्रेक हो जाना। अब ये देखो मॉलिक्यूल है ना, दो सिंपलर सब्सटेंस में टूट रहा है, तो ये आपके पास एग्जांपल है इसकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। अब क्वेश्चन 37 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें एसिड और बेस रिएक्शन करें, साल्ट एंड पानी बनाए, उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये आपके पास है देखो NaOH है, ये आपके पास है बेस है, HCl आपके पास एसिड है, ये साल्ट बना रहे हैं और वाटर बना रहे हैं, तो ये आपके पास है 37 का जवाब डी होगा। कंबस्शन रिएक्शन रिक्वायर्स है, कंबस्शन रिएक्शन को क्या चाहिए हो, तो मैंने आपको बताया था जो कंबस्शन रिएक्शन है मिसाल के तौर पर फ्यूल, उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस हीट में। ये सवाल जो है, ये सवाल पास पेपर्स में आया हुआ है IBJST की टेस्ट में ना, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कंबस्शन रिएक्शन ऑक्सीजन इसको रिक्वायर होता है और एज ए प्रोडक्ट क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। और मैंने आपको बताया था कंबस्शन रिएक्शन को पहचानने की साइन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस में हीट जो है ना वो लिबरेट करेगा। तो अभी हमने पढ़ा था कि कंबस्शन रिएक्शन, अभी हमने एमसीक्यू भी किया था कि कंबस्शन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडो, तो कंबस्शन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। सोप बनाने के लिए क्या काम आता है, NaOH भी होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, तो इसका ऑप्शन डी है, दोनों यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, द कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ, क्या बनाने के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, तो वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो इसके लिए हैबर प्रोसेस होता है। अब नाम याद कर लें, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ना, तो उसके चैप्टर में ये सवाल आ सकते हैं। NaOH के लिए होता है कास्टनर केल्नर सेल, कास्टनर केल्नर सेल। तो देखो यहाँ पर मैंने 3 आपको MCQ बता दिए एक ही में। तो इसके लिए आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड को द किंग ऑफ कंपाउंड भी कहते हैं, एसिड नहीं द किंग ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड क्यों कहते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड की जो एप्लीकेशन है ना वो बहुत ज्यादा है, हर इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट द सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा यहाँ पर कॉमन इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बताया हुआ ये इलेक्ट्रोलाइसिस में कि NaCl सॉल्यूशन जो आपके पास होता है ना वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, मगर याद रखना NaCl अगर मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि NaCl क्या इलेक्ट्रोलाइट है, तो NaCl इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, ये बेयर कंडक्टर होता है, क्योंकि NaCl जो है ना वो प्योर सब्सटेंस हमने पढ़ा था वो सॉलिड फॉर्म में होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्यूशन, जब NaCl को आप सॉल्यूशन में डिसोल्व करेंगे तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, तो आयंस फ्री स्टेट में फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, वाटर नहीं करेगा, शुगर भी नहीं करेगा, अल्कोहल भी नहीं करेगा, तो हम कह सकते हैं बाकी तो बेयर कंडक्टर हैं। तो यहाँ पर NaCl का सॉल्यूशन याद रखना, सॉल्यूशन अगर NaCl सिंपल आ जाए तो वो आपका जवाब गलत होगा। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज, तो हमने ऑक्सीडेशन की 4 डेफिनेशन पढ़ी थी, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास जवाब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाना। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये जो तीनों यहाँ पर ये डेफिनेशन है वो है रिडक्शन की, किसकी डेफिनेशन है, रिडक्शन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन तो भी रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन तो भी रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो भी आपके पास है रिडक्शन है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है, ये सारी हम
अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 43। आयरन है वो Fe2 से Fe3 में गया, तो रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन है या प्रिसिपिटेशन है। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, मैंने आपको बताया था जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो हम उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर है ये ऑक्सीडेशन। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन की जो स्पीड वो किस पे डिपेंड करती है, हमने ये पढ़ा हुआ है, कंसंट्रेशन पे करेगी, प्रेशर पे करेगी, टेम्परेचर पे करेगी, सब पे करती है। द रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो सब पे करेगी, कैटलिस्ट डालेंगे तब भी स्पीड बढ़ेगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की मिकदार बढ़ाएंगे तब भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कोलिजन्स बढ़ेंगी, इस वजह से वो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। तो 44 के ऑप्शन डी है सारे यहाँ पर। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज द रेट लॉ, ये कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ कौन सा हो सकता है, तो ये तो नहीं है, ये तो जीरो ऑर्डर है, ठीक है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन पे डिपेंड जो ना करे वो जीरो ऑर्डर है, याद रखना ये जीरो ऑर्डर की है। अगर यही सवाल आ जाए तो कंफ्यूज नहीं हो ना, ये जीरो ऑर्डर है क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, वो फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब ये आपके पास है, देखो कंसंट्रेशन जो एक्सपोनेंट यहाँ पर होता है ना वो 1 है, अगर एक्सपोनेंट 1 है, हमने पढ़ा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ एक्सपोनेंट इन रेट लॉ, सम ऑफ एक्सपोनेंट इन रेट लॉ, रेट लॉ में जो एक्सपोनेंट होते हैं उनको आप सम करेंगे तो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। तो देखो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 ही है, अगर में तो इसका जवाब बी हो गया, इसका सम 2 है, इसका भी 2 है, तो ये दोनों सेकंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो पूछ रहा है फर्स्ट ऑर्डर कौन सा है, तो इसका ऑप्शन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मगर मैं ये ऑप्शन से डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपकी केमिस्ट्री की नॉलेज में इजाफा हो जाए। कुछ फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रिएक्शन रेट, वो कौन सा यहाँ पर फैक्टर है जो कि रिएक्शन के रेट को अफेक्ट नहीं करेगा, कंसंट्रेशन करता है, हमने पढ़ा है, कैटलिस्ट भी पढ़ा है, टेम्परेचर भी पढ़ा है, वॉल्यूम नहीं पढ़ा, तो वॉल्यूम आपके पास ये नहीं है। तो इसका 46 का जो जवाब है ना, ये पूछ रहा है डज नॉट, तो क्या होगा, डी होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद द रेट, अब ये कह रहा है कि ये आपके पास है रेट लॉ की इक्वेशन है, इसमें आप बताएं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर देखो मैंने डेफिनेशन डिस्कस की है, सम ऑफ एक्सपोनेंट है, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट सम करेंगे तो 1 + 2 कितना हो गया 3, तो आपके पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। क्वेश्चन 48 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन, कौन सा यहाँ पर ये सॉल्यूशन है, तो साल्ट इन वाटर बिल्कुल सॉल्यूशन है, सेन इन वाटर नहीं, ये सस्पेंशन की एग्जांपल है, मड इन वाटर तो ये भी सस्पेंशन है, तो आपके पास है 48 का जवाब ए है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सस्पेंशन, कौन सी यहाँ पर सस्पेंशन की एग्जांपल है, तो शुगर इन वाटर ये तो सॉल्यूशन है, सॉल्ट इन वाटर ये भी सॉल्यूशन है, सैंड इन वाटर ये आपके पास है सस्पेंशन है, अल्कोहल इन वाटर ये आपके पास है सॉल्यूशन की एग्जांपल है। अब क्वेश्चन 50 है, पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन की जो पार्टिकल की साइज होती है वो क्या होती है, मोर देन 1000 नैनोमीटर। अब इसमें ऑप्शन में ढूंढो, आपके पास है डी ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो आपके पास है 50 क्वेश्चन से मॉक टेस्ट 1 के हो गए, उसके बाद में सेकंड मॉक टेस्ट भी अपलोड करूंगा, थर्ड भी करूंगा, बाकी 1-2 चैप्टर रहते हैं जैसे कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, उसके जो है ना लेक्चर्स में अपलोड करूंगा।